तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। हाँ जी, वो दिल नहीं है, ये वो वर्ब है। आप सही सुन रहे हैं, वो वर्ब है। आप सोचिए ये कैसे? बिल्कुल, ये इसलिए कि वो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, मेन हो या एक्सुलरी हो। इसको हम मेन को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग भी कहते हैं। अब देखिए, इसी का फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए, आज जो हमें जानना है आइडम्स एंड फ्रेजेस, इसके बारे में जानना है आज, आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। देखिए, मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक दिल है, एक दिल नहीं, एक वर्ब है। ये वर्ब जो है अपना डिफरेंट फॉर्म, बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म लेकर के आता है, तब तो फाइनाइट कहलाता है। जब ये सहायक क्रियाओं के साथ, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर जब मेन वर्ब मौजूद रहे, तो अपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म को ले आता है। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया के रूप में तब आता है ये, जब इसको किसी कर्म की, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। इंट्रांजिटिव अकर्मक के रूप में तब आता है जब इसे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ गई तो अपने आप को लेके उड़ गई, उसको जरूरत नहीं किसी का, ठीक है ना। तो एक्शन उसी के ऊपर प्लेस्ड हो जाता है। जैसा ये सब मैं बता चुका हूं आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आइटम्स बताना है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फिर मेन या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, फाइनाइट का ही पार्ट ये होता है जो अपने फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट में आ जाता है, आपको टू बी का फॉर्म आ जाता है, उसमें हमें पढ़ना। नॉन फाइनाइट में जिरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सब पढ़ने हमको होते हैं। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स में, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि जब प्रीपोजिशन हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ये सब जो एडवर्ब हो जाता है, ये सब अपने आप को जब वर्ब के साथ जोड़ करके लाता है ना, तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है, ऐसा फ्रेज जैसा कोऑर्डिनेशन बनता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब्स के रूप में जानते हैं। अब देखिए, आइडिया वर्ड है एक, आइडिया का सीन तो आप लोग चला ही होंगे। तो आइडिया वर्ड ऐसे ही आया, कंपनी वाले को कोई आइडिया आया होगा, बस आइडिया ही नाम दे दिया आपने सिम का। सिमिलरली आपको ये सिम से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आइडिया से आइडियोमैटिक बना है। और आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो होता है, स्पेशली हमारे यहाँ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कहीं भी ऑल ओवर एंटायर द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वहां पे जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आते हैं, वो आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन में वहां पे आइटम्स और फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। और वो जो प्रयोग किया जाता है वहां पे, उसे हमारे द्वारा तभी उसका सॉल्यूशन ढूंढना संभव हो पाएगा जब हम वैसे आइडियाज, वैसे एक्सप्रेशंस के बारे में तह तक जाके जानकारी ले लेंगे। वो कैसे संभव हो पाएगा? 8, 10, 20, 25, 50, 100 जो बुक में दिए हुए रहते हैं आइटम्स, फ्रेजेस, उसको याद करके कतई नहीं हो सकता। आपको थ्रेसस पे जाना होगा, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, आपको ऑफलाइन डिक्शनरी, दैट मींस टू से हार्ड पेपर लेना पड़ेगा, हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, आपको हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी और आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट इसका नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता। आपको टेबल, चेयर की सहायता लेकर, बुक लेके बैठना पड़ेगा और उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, बट मैं याद नहीं कर सकता हूं। यू बेटर अबाउट इट, लेट यू कम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइटम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, आइटम्स में स्पेशली होता क्या है कि उसमें जब सब जगह तो वर्ब वर्क करता ही है, यहां भी वर्ब आएगा, क्योंकि काम नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो फिर कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्यों, और स्ट्रक्चर जब नहीं होंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होंगे
जब वर्ड्स ही नहीं आएगा, all English words are subdivided into 8 kinds of groups according to their use in the sentence. That is called parts of speech. और वो parts of speech जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आएगा ही नहीं, कनेक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं, कोई एक्शन होगा नहीं, तो फिर इंपॉर्टेंस क्या है? तो फिर आइडिया की क्या जरूरत है? इसीलिए आइडिया की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करके सेंटेंस में लाएं जो अपने आप के कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दें और विशेष अर्थ ग्रहण कर लें। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कर लीजिए मैं दो वर्ड बोलता हूं, अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड एप्पल ऑफ डिकॉर्ड। बोन ऑफ कंटेंशन मींस होता है झगड़े की विषय वस्तु, ठीक है, और एन एप्पल ऑफ डिकॉर्ड मतलब होता है झगड़े की विषय वस्तु। लेकिन दोनों से मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आप समझेंगे। Bone of contention, a piece of land is a bone of contention between two brothers. दो भाइयों के बीच में a piece of land, एक जमीन का टुकड़ा जो है झगड़े का विषय है। और दूसरा मैं सेंटेंस बनाता हूं, कश्मीर इज एन apple of discord between India and Pakistan. कश्मीर इज एन apple of discord between India and पाकिस्तान, यानी कि ये जो भारत है ना और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर झगड़े की विषय वस्तु है। तो आप ऐसे समझें, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद होता है तो वहां पे हम लोग एन एप्पल ऑफ डिकॉर्ड का यूज करते हैं, और जहां पे घरेलू हिंसा वाली बातें होती है, घरेलू वाले कोई झगड़े होते हैं जमीन के टुकड़े वाले, वहां पे हम लोग बोन ऑफ कंटेंशन का यूज करते हैं। एप्पल वर्ड का तो नाम सुना ही होगा आपने। अब एप्पल से मैं बोल दूं एवरीथिंग इज इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इस दफ्तर में रखे हुए प्रत्येक वस्तु जो है व्यवस्थित क्रम में है। ऐसा मैं अगर बोल दूं तो यहां पे देखिए वाकई एन एप्पल पाई ऑर्डर जो है इसका मतलब हो जाएगा व्यवस्थित स्थिति में होना। ऐसे तो एप्पल मींस सेव हम लोग जानते हैं। तो देखिए जब शब्दों का कोऑर्डिनेशन बना और वो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण किए और हमारे आइडिया को डेवलप किए, ठीक है, हमारे आइडिया को बढ़ाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचो इसका अर्थ ये आता है, जैसे मैंने अभी पीरियोडिक टेस्ट 2 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और हमें वर्क मिल गया कि भाई आपको कॉपी चेक करनी है, तो ऑब्वियसली करनी है, और हमारे सीनियर्स जो हमारे बॉस हैं वो बोल दे कि नहीं एट एनी रेट या बाय हुक और बाय क्रुक ऐसा बोल दिए। अब भाई बाय हुक और बाय क्रुक क्या है ये? जैसे सेंटेंस में इसको जोड़ के वो बोलते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू कंप्लीट इट बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब दी गई निश्चित समय सीमा में आपको किसी सूरत में इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए किसी सूरत में पूरा कर लेना है ना, चाहे जैसे भी हो उसे कंप्लीट करना, बाय हुक और बाय क्रुक ये अर्थ बतलाता है हमें। तो इस प्रकार से हमें आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन मिलता है और हमारे सेंटेंस, हमारे कॉम्प्रिहेंशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या हमारे द्वारा क्रिएट किए जाएं, बोले जाएं या फिर लिखे जाएं, वो सब हमें एक इस प्रकार का आइडियोलॉजी देता है ताकि जो हमारी बातों को प्रभावकारी बनाता है और हमें अपने ग्रुप में एक बेहतर पहचान वाला बनाने में हमारी सहायता करता है। इसलिए आप सभी लोगों से नसीहत है कि आप डिक्शनरी खोलें, थ्रेसेस की ओर जाएं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप आइडम्स फ्रेजेस पे विशेष ध्यान दें। वो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर भी ले जाएगा, सेंटेंस के बारे में भी बतलाएगा, नए नए वर्ड्स कोऑर्डिनेशन के बारे में भी आप सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी आपकी बेहतर पकड़ हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।